इस क्वेश्चन में कह रहा है 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस वेपर, फॉस्फोरस वेपर मतलब गैसियस स्टेट में, हैज द सेम वॉल्यूम एज 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो अगर वो दो वेपर्स का या दो गैस के बारे में कह रहा है कि उनका सेम वॉल्यूम है, तो अगर दो टाइप की गैसेस हैं और उनका अगर वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम होने का मतलब ये है कि उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी गैस इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ गैस, चाहे कोई भी गैस हो, अगर उसके मोल्स 1 है तो वो 24 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी। देखिए ये वाली बात कह रहे हैं हम, जो हमने पढ़ा था ना कि 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस हो हमारे पास, चाहे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, जब मोल्स आर इक्वल देयर वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल। तो बोथ इफ बोथ हैव 1 मोल देयर वॉल्यूम आर इक्वल। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दोनों गैसेस के 2 मोल्स हैं, तो इट मीन्स के दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो 48 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो अगर वो कह रहा है कि फॉस्फोरस वेपर और क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का तो फॉर्मूला मुझे पता है ना कि दैट इज Cl2, ये तो हमने याद करना है, बॉन्डिंग में याद किया है। लेकिन फॉस्फोरस वेपर का फॉर्मूला तो मैंने आपको याद नहीं करवाया था, वो तो आपको जब तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन तभी तो उसने बनाया, ये हमने याद नहीं किया था। तो इट मीन्स क्या आपको बताना है फॉस्फोरस वेपर का फॉर्मूला। कैसे बताओगे, वो ये कह रहा है कि जो 124 ग्राम फॉस्फोरस है उसका जो वॉल्यूम है वो सेम है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, फॉस्फोरस वेपर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एक एटम होता है या दो एटम होते हैं या तीन एटम होते हैं, P3 होता है या P4 होता है या P5 होता है या P6 होता है, मुझे नहीं पता। तो इसको जो है मैं अभी इंस्टेड ऑफ राइटिंग P2 P3 P4 P5 कुछ भी मैं PX लिख देता हूँ। अब वो कह रहा है कि इनके वॉल्यूम इक्वल है, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो इनके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। वो कह रहा है कि 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस का वॉल्यूम और 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस गैस का वॉल्यूम इक्वल है, तो इनके मोल्स भी इक्वल होंगे। अब इनके मोल्स मैं कैसे निकालूंगा? अब देखो क्लोरीन गैस के तो मैं मोल्स निकाल सकता हूँ ना, कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर mr करके, राइट? क्योंकि क्लोरीन गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उसका मास चाहिए जो कि गिवन है, और mr उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Cl2, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो दिस इज 2 इंटू 35.5 जो कि बन जाएगा 71 ग्राम। मतलब इसका mr भी 71 ग्राम है और इस वक्त इसका मास भी 71 ग्राम, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे? 71 ओवर 71 दैट इज 1 मोल। अगर आपको क्लोरीन के मोल्स पता लग गए, इट मींस के फॉस्फोरस के जो मोल्स हैं वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि फॉस्फोरस के मोल भी उतने ही होंगे ना अगर वॉल्यूम इनके इक्वल है, दोनों गैसेज हैं, और अगर इनके वॉल्यूम इक्वल है तो इनके मोल्स भी इक्वल होंगे। तो क्लोरीन के अगर क्लोरीन गैस के मोल्स 1 आए तो फॉस्फोरस गैस के भी मोल्स 1 होंगे। यहाँ तक बात समझ आई है? देखो मुश्किल क्वेश्चन है, साथ पूछ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं पूछोगे तो फंस जाओगे। समरा, सुनैना, समामा, अयान, अली, इकरा, हिबा, ईमान, क्लियर है फातिमा, सर, क्लियर है। एवरीवन। ओके, अच्छा अब मोल्स इक्वल हैं। अब देखो फॉस्फोरस के मुझे मोल्स पता लग गए, लेकिन मुझे इसका मोलिकुलर मास अभी भी नहीं पता, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं पता ना। एक्स की जगह क्या है? फॉस्फोरस का एटॉमिक मास तो मैं प्रोडक्ट टेबल से देख सकता हूँ 31 होता है, लेकिन 31 को मैं क्या कहते हैं किससे मल्टीप्लाई करूं? ठीक है, एक्स तो नहीं पता मुझे, तो मैं मॉलिक्यूलर मास इसका अगर निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, जितने क्लोरीन के मोल्स है उतने ही फॉस्फोरस के हैं, तो इसके भी 1 है। मास इसका गिवन है दैट इज 124 ग्राम, जो क्वेश्चन में गिवन है ना अभी फॉस्फोरस का, और इसका mr मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ से निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 124 डिवाइड बाय 1 दैट इज 124, राइट? तो मुझे mr पता लग गया फॉस्फोरस का। अब करना है क्या है? फॉस्फोरस
जो मॉलिक्यूल है उसमें फास्फोरस के कितने एटम है वो निकालना है। तो हम एमआर निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम जो कि फॉर्मूला में होता है जो कि एक्स है। जैसे क्लोरीन का Cl2 था ना, तो हमने क्या किया था, ये जो 2 है इसको इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया था तो एमआर आ गया था। इसी तरह एक्स को फास्फोरस के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि प्रोडक्ट टेबल से देखोगे तो 31 है, इज इक्वल टू इसका एमआर आ जाएगा, ये इसका एआर है। तो एमआर तो तुम निकाल लिया ऑलरेडी 124। एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 124 डिवाइडेड बाय 31, ये आ रही है 4। तो मतलब एक्स की जगह 4 है, तो फास्फोरस का जो फॉर्मूला है डेट इज पी, एक्स की जगह 4, P4। फास्फोरस जो मॉलिक्यूल है इसमें 4 फास्फोरस एटम है। अभी बताओ सबको समझ आया है? हाँ भाई, अगर किसी को थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मैं दोबारा समझा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं पूछ। स्टोइशियोमेट्री की तरफ आते हैं। स्टोइशियोमेट्री हमने वर्कशीट की थी, और स्टोइशियोमेट्री में भी रियलाइज्ड के क्या कहते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ होता है, केमिकल इक्वेशन दी हुई होती है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना होता है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नॉट एग्जैक्टली स्टोइशियोमेट्रिक क्वेश्चन, बट यू गाइस कैन डू इट, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो ये मैं एज अ होमवर्क छोड़ दूं, क्वेश्चन 44 आपके लिए, एक बार पढ़ लो और बता दो कर सकते हो होमवर्क में या नहीं इसको। A compound containing only the elements carbon and hydrogen 80% by mass of carbon। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला यू निकालते हैं ना, परसेंटेज दी हुई है कार्बन की, हाइड्रोजन की नहीं दी हुई है, तो हाइड्रोजन की कितनी होगी। देखो टोटल परसेंटेज होती है 100, 100 में से 80% से दो ही एलिमेंट्स है ना, कह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन। तो अगर कार्बन की 80 है तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, 20%। दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड देम बाय देयर एटॉमिक मासेस। तो 80 डिवाइड बाय 12 वुड गिव यू 6.667, और हाइड्रोजन का होगा 20। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। 6.667 और 20 के बीच में 6.667 स्मॉलर नंबर है, तो कार्बन बन जाएगा 1, और हाइड्रोजन कितना बन रहा है, 20 डिवाइड बाय 6.667 दैट इज 2.99। 2.99 को मैं सेफली राउंड ऑफ कर सकता हूँ 3। कार्बन इज 1 एंड हाइड्रोजन इज 3, CH3। समरा बेटा, हमारे पास हमने इस ग्रुप में जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, 2000 एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, और एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, मतलब एक ही टॉपिक बनता है वैसे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, और फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड देन वी स्टार्टेड मोल्स। अच्छा, इस ग्रुप से पहले एक ग्रुप की क्लास हो रही है, उसमें हम लोगों ने सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर किया है। तो बेटर वुड बी कि आप इससे पहले वाली क्लास भी लिया करो और ये वाली क्लास भी लिया करो, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिकॉर्डेड लेक्चर आप ले लो, बाकी क्लासेस जो है वो आप पहले वाले ग्रुप में लो, तो वहां से आपको सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स मिल जाएगा। ठीक है, आप इसके बाद बात कर लेना, क्लास के बाद मैसेज कर देना, तो फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे करना है। अच्छा, क्वेश्चन 45 जो है ना वो आपका है एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड। तो अभी तो हमने एसिड एंड बेसिस नहीं पढ़ा है, इसलिए क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर ना लिख लेना कि दिस इज फ्रॉम एसिड एंड बेसिस। तो जब आप वो एसिड एंड बेसिस वाला चैप्टर पढ़ लोगे तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाउएवर, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स। ईमान,
ईमान आप बेटा ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, समझ आ रहा है? ईमान कैन यू हियर मी? अच्छा अगर नहीं आप चैट पे लिख सकते हो तो बात सुन लो, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुन लो। क्वेश्चन क्या रहा है कि एसिड है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेड विद मेटल है। आपको पता है ना कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इन्होंने आयनिक इक्वेशन दी हुई है, तो हाइड्रोजन गैस तो बनती है जरूरी। तो ऑप्शन ए और सी में हाइड्रोजन गैस दी हुई है, बी और डी में तो हाइड्रोजन गैस गिवन ही नहीं है, तो बी और डी तो गलत हो गए। तो ए और सी में से हमारा सही आंसर क्या होगा वो हमें ना इनके मोल्स पता से पता लगेगा। वो कह रहा है कि HCl के जो मोल्स हैं वो 0.002 मोल्स रिएक्ट हुए हैं, और मेटल एम की मोल्स नहीं दिए हुए, और जो हाइड्रोजन गैस बनी है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है वो 48 सेंटीमीटर क्यूब बनी है। तो अगर मैं इनके बीच में मोलर रेशियो देखूं तो 48 सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप मोल्स में कन्वर्ट कर दो, तो किसी भी गैस के मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको डिवाइड, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है ना, तो डिवाइड बाय 24,000 सेंटीमीटर क्यूब कर दो, बिकॉज वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मोल्स बन जाएंगे 0.002 मोल्स। अब अगर आप मोल रेशियो कंपेयर करो तो दोनों के HCl के मोल्स भी 0.002 है, हाइड्रोजन के भी 0.002 है। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ तो मतलब ये 1:1 का रेशियो है ना, मतलब जितना मोल मेटल एम का होगा उतना ही हाइड्रोजन गैस का भी होना चाहिए। तो इनमें रेशियो जो है वो मेटल एम और हाइड्रोजन गैस का 1:1 होना चाहिए, इस वजह से सी आंसर होगा। डी में ए में 1:2 दिया हुआ है, इसलिए गलत है। ठीक है, बाकी अगर ये क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया तो क्योंकि हम लोगों ने अभी ये रिएक्शन नहीं पढ़ा, ईमान ने पढ़ लिया था मेरे साथ इसलिए मैंने उसको बता दिया। बाकी आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन पे पेंडिंग लिख के एसिड एंड बेसिस लिख दो, फिर उसके साथ करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन 46 पे भी पेंडिंग लिख के एसिड एंड, क्योंकि देखो मोल्स का क्वेश्चन है स्टैंड अलोन बहुत कम आता है, स्पेशली स्टोइचियोमेट्री का। तो अभी सारे क्वेश्चन हम तो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे खासे हम कर लेंगे इसमें से। क्वेश्चन 47, कोई बताएगा आंसर? 47 का आंसर क्या होना चाहिए? The formula of the ozone gas is O3. What is the volume of 48 gram of ozone? जरा कुछ तो बताओ। बता रहे हैं आंसर? क्या हो गया? ईमान, फातिमा, हिबा, इकरा, समामा, सुनैना। समझ आ रहा है क्वेश्चन? आवाज आ रही है पहले तुम लोगों को तो ये बताओ मुझे, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो कुछ। बच्चे आवाज आ रही है तुम लोगों को? कुछ तो ट्राई करो, कुछ तो अटेम्प्ट करो।
इसमें कह रहा था फॉर्मूला ऑफ द ओजोन गैस इज O3, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 48 ग्राम ऑफ ओजोन। देखो ओजोन गैस है ना, अब 1 मोल की कोई भी गैस हो, 1 मोल ऑफ ओजोन हो चाहे 1 मोल ऑफ कोई भी गैस हो, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज अ मास इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, राइट। ओजोन का एमआर कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो इसका एमआर होगा 3 × 16, राइट, दिस इज 48 ग्राम। और 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब, राइट। मतलब वो उसने हमें मोल्स नहीं बताया, उसने हमें मास बताया, लेकिन जो मास बताया है वो एमआर बताया है। इतने मास में कितने मोल होंगे ओजोन के, 1 मोल। और 1 मोल ऑफ ओजोन का वॉल्यूम क्या होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब। बी हो गया इसका आंसर। सही है, समझ आई बाकी लोगों को। ठीक है, 48 ग्राम बेसिकली एमआर ही बता दिया उसने। अब अगर वो 48 की जगह कोई और मास बताता, लेट्स से 96 ग्राम कहता, तो 96 ग्राम में अगर आप इसके मोल्स निकालोगे तो 96 डिवाइड बाय 48 करोगे तो 2 मोल आएंगे। तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 × 24 डेसीमीटर क्यूब। फिलहाल 48 ग्राम बोला है तो वो 1 मोल ऑफ ओजोन है। क्लियर है। सुनैना, समामा, सारिम, अली, इकरा। टाइम लगाना पड़ेगा मोल्स पे, देखो मोल्स मुश्किल टॉपिक है। चलो इसका इसका आंसर निकालो जरा, कुछ दिमाग लगाओ। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो बॉन्डिंग में हमने मीथेन का फॉर्मूला याद करा था, वो होता है CH4, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे मुझे आंसर बताओ उसका। ईमान, दोबारा करो। ये लड़कों क्या हो गया, इकरा बेटा। अच्छा, सब 0.2 ही निकाल रहे हैं। अच्छा जी, देखो मीथेन जो है ना, कैसे निकाल लो 0.2, जरा मुझे समझा सकते हो कोई माइक खोल के। फातिमा कैसे 0.2 आपने निकाला है। मास ओवर एमआर कर दिया, अच्छा सही है, ठीक है। मीथेन का आपने एमआर निकाला जो कि आपका 12 + 4 × 1 दैट इज 16 ग्राम। लेकिन वो
आपको मीथेन के तो मोल्स नहीं मांग रहा, वो तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मांग रहा है। ये जो आपने मास ओवर एमआर करा है, इसका मास दिया हुआ है मीथेन का 3.2, आपने एमआर किया 16। ये जो मोल्स है, ये तो मोल्स मीथेन क्या है, ये तो CH4 के मोल्स आ गए बेटा। वो CH4 में हाइड्रोजन के मोल्स मांग रहा है। देखो अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ना, तो ये फॉर्मूला जो है ना 1 मोल के लिए होता है, तभी तो इसका मास इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ मीथेन है, तो 1 मोल ऑफ मीथेन का मतलब पता है क्या है, इट हैज 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। क्योंकि कार्बन के साथ देखो क्या लिखा हुआ है, 1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होता है ना। एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो मीथेन के फॉर्मूले में 1 फॉर्मूला इज ऑलवेज फॉर 1 मोल। तो इसके 1 मोल में वी हैव 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। वी कैन से 1 मोल ऑफ मीथेन हैज 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो अभी आप लोगों ने जो मोल्स निकाले हैं वो 0.2 मोल निकाले हैं ना। तो 0.2 mole of methane will have x mole of hydrogen atoms. So x into 1, 0.2 into 4. So x is equals to 0.8 mole of hydrogen atoms. अभी आई बात समझ? ईमान, फातिमा, फातिमा गुड। बाकी तो आंसर ही नहीं बता रहा, सारे में क्या हो गया बेटा? रिजल्ट आया है आज आप लोगों का किसी का ग्रेड 10 का? क्या बने ग्रेड्स? अच्छे? आज पूरी क्लास मुझे डाउन डाउन लग रही है, सारे अली तो जवाब ही नहीं दे रहे। ठीक है, किसी के ग्रेड्स ज़ाहिर है अच्छे होते हैं, किसी के थोड़े से एवरेज हो जाते हैं, बट ओके, लेट्स मूव ऑन। और अब जो आपके हाथ में 5 अभी असल ग्रेड्स तो आपके अभी बनने हैं ना 5 सब्जेक्ट्स के। चलो क्लास के बाद मैसेज करना, बताना सब मुझे अपने अपने ग्रेड्स क्या है, फिर बात करेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन 49 ईमान, ये आपका आपका होमवर्क है, बाकियों को नहीं करना 49 अभी। ठीक है, तो दिस इज अगेन पेंडिंग फॉर अदर्स एसिड एंड बेसिस। क्वेश्चन 50 करेंगे अभी हम, इम्पोर्टेंट। आंसर बता रहे हो? बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। दिस इज अ स्लो रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है इसने, और कह रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन वेपर वर मिक्स्ड एंड अलाउड टू रिएक्ट। तो इनिशियली इसने हाइड्रोजन रिएक्टेंट जो लिया है ना, हाइड्रोजन गैस का वो कह रहा है कि 1 मोल लिया है, और आयोडीन गैस का भी वो कह रहा है कि 1 मोल लिया है।
और प्रोडक्ट तो इनिशियली 0 मोल होगा ना, क्योंकि पहले रिएक्टेंट होता है सिर्फ, फिर वो कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट बनाता है। अच्छा, वो कह रहा है आफ्टर टी सेकेंड्स, मतलब कुछ टाइम बाद, एट टी सेकेंड्स 0.6 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिमेन मतलब बचा रह गया, तो बाकी कहाँ गया, वन में से 0.6 मोल्स वो कह रहा है कि बचा रह गया, तो बाकी कहाँ गया, बाकी रिएक्ट हो गया ना, किसके साथ, आयोडीन के साथ, टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो कितना रिएक्ट हो गया अगर 0.6 मोल बचा रह गया, तो 0.4 मोल रिएक्ट हो गया होगा। ठीक है, वन में से 0.6 बचा रह गया तो 0.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट हो गया। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन रिमेनिंग आफ्टर टी सेकेंड्स, कि आयोडीन कितना बचा रह गया। देखो, अब आपने ये स्टोइचियोमेट्री देखनी है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो रिएक्ट कर रहा है वो किस रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। अब केमिकल इक्वेशन ही तो ये हमें चीज बताती है ना, स्टोइचियोमेट्री। एज पर दिस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कुछ नंबर नहीं लिखा मतलब 1 मोल है, आयोडीन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा मतलब 1 मोल है। इट मीन्स के 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ आयोडीन के साथ, 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं ये। तो अगर हाइड्रोजन के 0.4 मोल रिएक्ट हुए हैं, तो आयोडीन के भी इतने ही मोल रिएक्ट होंगे, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, जितना हाइड्रोजन का रिएक्ट होगा उतना आयोडीन का भी रिएक्ट होगा। तो आयोडीन का भी 0.4 मोल रिएक्ट हो गया, वन में से आयोडीन का भी 0.4 रिएक्ट हो गया, तो आयोडीन का बचा कितना रह जाएगा, उसका भी 0.6 मोल ही बचा रहेगा ना। आंसर क्या है, वही पूछा था, मोल्स ऑफ आयोडीन रिमेनिंग, दैट शुड बी 0.6 मोल। ईमान, समझ आई। तो ईमान बेटा समझ आ गया, और बाकी कोई फातिमा आपका आंसर सही है। हिबा, अली, सारिम, समामा, सुनैना, समझ आई बात आपको। पक्की बात है, आगे बढ़े। ओके, देखो, इस क्वेश्चन में उसने इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है एज पर इक्वेशन, इक्वेशन क्या कह रही है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ आयोडीन। कह रहा है कि हमारे पास पहले 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑफ आयोडीन वेपर वर मिक्स्ड एंड अलाउड टू रिएक्ट। ठीक है। अच्छा, अब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसने कहा है कि आफ्टर टी सेकेंड्स 0.6 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिमेन, द हाइड्रोजन 0.6 मोल बचा रह गया है। तो वन में से, अच्छा इनिशियली उसने लिया भी 1 मोल ही था ना, वन में से 0.6 बचा रह गया, तो खर्च कितना हुआ, मतलब रिएक्ट कितना हुआ, 0.4 मोल। तो वो पूछ रहा है कि आयोडीन का कितना बचा रह गया होगा। भाई देखो, हाइड्रोजन और आयोडीन 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, अगर हाइड्रोजन का 1 मोल रिएक्ट होगा तो आयोडीन का भी 1 होगा, अगर हाइड्रोजन का 0.4 मोल रिएक्ट हुआ है तो आयोडीन का भी 0.4 मोल रिएक्ट हुआ होगा, 1:1 का रेशियो है ना। तो आयोडीन का भी 0.4 मोल रिएक्ट हुआ है, तो आयोडीन का रिमेनिंग कितना होगा, पहले टोटल मोल 1 था, 1 में से 0.4 रिएक्ट हुआ तो 0.6 बचा।
ओके, ईमान आ गया समझ? अली? आगे बढ़े। फिफ्टी वन का आंसर बताओ। यूजिंग द प्रोडक्ट टेबल फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस आप प्रोडक्ट टेबल से देख सकते हो। अब मैं बता देता हूँ आपको। वैसे आयोडीन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 127, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, बेरिलियम का होता है थिंक आई फॉरगॉट बेरिलियम, और इसके अलावा सोडियम का होता है 23। लेट मी चेक बेरिलियम का कितना था। बेरिलियम इज 9। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा मास किसका है। अब मोल्स दिए हुए हैं, आपको मास निकालना है, तो फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर। अब आयोडीन जो है वो मॉलिक्यूल है, तो एम आर लिखोगे। मोल्स हैं 0.1, मास आपको निकालना है एम आर आयोडीन का। आप कैसे निकालोगे? आयोडीन का एटॉमिक मास है 127, तो 2 इंटू 127, यह आ जाएगा 0.1 इंटू 2 इंटू 127, दैट इज 25.4 ग्राम। इस तरह से आपको सबके निकालने। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालोगे? मोल्स, मोल्स दिए हुए हैं 0.5 इंटू एम आर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, तो दिस इज 0.5 इंटू 44, डेट इज 22 ग्राम्स। बेरिलियम ऑक्साइड का कैसे निकालोगे? मोल्स दिए हुए हैं 1 मोल मल्टीप्लाई बाय एम आर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड, वो आपको निकालना पड़ेगा। बेरिलियम है 9 इंटू 1, ऑक्सीजन 16 इंटू 1, क्योंकि बेरिलियम भी इस फॉर्मूला में 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो ये आ रहा है 25। दिस इज 25 ग्राम्स। सोडियम एटॉमिक फॉर्म में है ना, सिंगल एलिमेंट है, तो आप इसके मोल्स इंटू एटॉमिक मास करोगे जो कि 23 होता है, तो सबसे ज्यादा 25.4 ए का आ रहा है। इस सी आंसर किसका बता रहे हो? सी सी ईमान, ये 25.4 बड़ा है ना। चले आगे बढ़े। आप लोगों का टेस्ट जो होगा ना, वो होगा अब कमिंग थर्सडे को, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट है ना, हाँ केमिकल बॉन्डिंग, कमिंग थर्सडे। नहीं ईमान, आपका तो ऑन कैंपस है ना, ठीक है, आपका तो अलग से होगा, बाकी सबका बता रहा हूँ। आपको तो मैं ट्यूसडे को ला दूंगा टेस्ट पेपर। अच्छा, क्वेश्चन 52 जो है अभी हम करेंगे, लेकिन पहले, इससे पहले कुछ थोड़ा टफ हो जाएगा। 52 को हम थोड़ी देर बाद करेंगे, मतलब बाद में। 53 आपका होमवर्क है, देख लो अपने पास, फाइल मैंने भेज दी है। 54 अभी हम करेंगे। स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी वर्कशीट की है स्टोइचियोमेट्री की, वैसा ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, अटेम्प्ट कर लो, ट्राई कर लो, अगर आपसे होता है, नहीं तो 2 मिनट ले लो, फिर मैं करा देता हूँ। जी मान, राइट।
हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई भी आंसर नहीं आ रहा। ट्राई कर रहे हो या मैं करवाऊं? चलो देखो, क्वेश्चन में क्या रहा है। 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया हमें पता है NH3 गैस अमोनिया गैस होती है, इज पास्ड ओवर अ हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड। इन शॉर्ट, कॉपर टू ऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिएक्टिंग। बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसने आपको क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म। नाइट्रोजन इज N2 गैस। वॉल्यूम पूछा है तो मतलब गैस है ना ऑब्वियसली। और उसका नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम पूछा है जो कि प्रोडक्ट में है, तो इसके नीचे हमने वॉल्यूम लिख दिया। फॉर्म्ड व्हेन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एज द अमोनिया, मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, पूछ किससे रहा है कि अमोनिया 1 डेसीमीटर क्यूब, अमोनिया से कितना नाइट्रोजन गैस बना है। तो अमोनिया गैस का भी उसने आपको वॉल्यूम ही दिया हुआ है ना, तो इसके नीचे भी वॉल्यूम की हेडिंग डाल दी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो मोल्स लिखे हुए हैं ना वो नीचे उतारते हो। नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 मोल है। और दूसरा स्टेप क्या करते हो कि जो अमोनिया के मोल्स हैं, अब उसको देखो वॉल्यूम में चाहिए हमें, टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। और मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 24 करके, मतलब 2 × 24 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया से नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम बनेगा। नाइट्रोजन के मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करोगे? अगेन सेम, गैस है तो मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 2 × 24 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया से 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन बन रही है। तो बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया से कितनी नाइट्रोजन गैस बनेगी? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, x × 2 × 24 इज इक्वल टू 1 × 24। ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 × 2 × 24 बेटा, तो दिस इज 0.5 डेसीमीटर क्यूब। राइट? समझ आया क्वेश्चन? ईमान, फातिमा, हिबा, अली, सारिम, समामा।
अच्छा, ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, मतलब इतना सारा वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है। अब हमारी क्या बात हुई है कि अगर गैसेस के मोल्स इक्वल होते हैं तो वॉल्यूम भी इक्वल होते हैं। अब अगर मैं, देखो ये सिर्फ गैसेस के लिए बात चल रही है, क्योंकि मोल्स और मास के लिए नहीं हो सकता, मोल्स और वॉल्यूम के लिए हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अमोनिया के 2 मोल से नाइट्रोजन का 1 मोल बन रहा है, तो अमोनिया का जितना भी वॉल्यूम होगा ना, देखो 2:1 का रेशियो है, मतलब अमोनिया के जितने भी मोल्स होंगे, नाइट्रोजन के हमेशा उसके आधे मोल्स बनेंगे। तो अमोनिया का जितना भी वॉल्यूम होगा, नाइट्रोजन का हमेशा उसका आधा वॉल्यूम बनेगा। मतलब ये क्वेश्चन आप पढ़ के बगैर कुछ लिखे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको इसके लिए बात पता याद रखनी है कि ये काम सिर्फ मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो के साथ हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल होते हैं तो मोल्स भी इक्वल होते हैं। अब मोल्स इक्वल नहीं है, मोलर रेशियो जो होगा वही वॉल्यूम रेशियो भी होगा, जो मोल्स का रेशियो होता है वो वॉल्यूम का रेशियो भी होता है। लेकिन अगर मासेस इन्वॉल्व होते हैं ना, तो ये बात नहीं हो सकती थी। अगर मैं आपसे नाइट्रोजन गैस का मास पूछता, तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता और मास के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई बाय एमआर करना पड़ता। लेकिन जहां जहां वॉल्यूम है, तो मोलर रेशियो एग्जैक्टली वॉल्यूम रेशियो के इक्वल होता है। तो 2 मोल ऑफ अमोनिया से 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बन रहा है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया से हाफ डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन बनेगा, क्योंकि 2:1 का रेशियो है। पहली बात समझ आई? आज तुम लोग डाउन डाउन हो, सारे जवाब नहीं दे रहे। सही है भाई, नींद आ रही है, ठीक है। ये मुश्किल है मोल्स ना, थोड़ा सा आप लोगों को ना लग के प्रैक्टिस करनी होगी। देखो बाकी चैप्टर्स अभी शुरू से जो हमने पढ़े, मैंने इतने सारे क्वेश्चन किसी के खुद से नहीं करवाए, क्योंकि वो आसान है, कर लेते हो। ये नहीं कर पाते हो बेटा, इस पे ना आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मोल्स पे। एक बार ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना सारे, तो फिर तो बहुत आसानी है आगे केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास ना यहीं तक रखते हैं। आप लोग इसके क्वेश्चन मैंने भेजे हुए हैं, तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस ट्राई करो, अच्छा है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग खुद पूछोगे कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चंस होंगे कि मैं कह दूंगा कि अभी छोड़ दो, आगे वाले चैप्टर के साथ लिंक अप है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से ऐसे हैं जो अभी आप कर सकते हो। एक बार अगर आप इसके साथ मेहनत करोगे तो फिर ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं कर पाओगे इसमें से। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक बार ट्राई तो करो, फिर समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ आएगा जब एक बार ट्राई करे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अराउंड इसमें अभी भी जो है ना, हाँ, कुछ 94 क्वेश्चंस हैं इसमें, एमसीक्यूज टोटल। ठीक है, तो ट्राई करो इनको आगे फॉरवर्ड। अभी जा सकते हो आप लोग। अल्लाह हाफिज। हमारे कैसे